बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, हमारे यहाँ मईशत का जो हाल है उस पर गुज़श्ता कई सालों से बहुत सारे सवालात उठते हैं। मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उस हुकूमत का ये कहना था कि जनाब हमने तो बड़ी तरक्की की और मईशत बहुत ही अच्छी जा रही है। उसके बाद जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने कहा कि वो तो बेड़ा गर्क कर गए थे, लेकिन फिर इमरान खान का ये कहना था कि हमने मईशत की सिमत दुरुस्त कर दी है। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत एक तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से ख़त्म की गई और PDM की हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने तो भट्ठा ही बिठा दिया था, पिछली हुकूमत तो बहुत अच्छा काम कर रही थी। और ये सिलसिला हमेशा से जारी रहता है। हमारी मईशत असल में है कितनी, उसमें सकत कितनी है और ये किस तरह से ठीक हो सकती है, बुनियादी ये जो सवालात हैं। और फिर ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया, इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सईद काजी साहब और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हक्कान नजीब साहब, जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब और काजी साहब। डॉक्टर साहब, पहले आपसे ही शुरू कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि उड़ान पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव लिया है, आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें वाकई ही मुमकिन हैं? इमरान साहब, अगर मैं ये अहाता करूं कि पिछले 10-11 साल में क्या हुआ है, इसलिए कि आपने इंट्रोडक्शन ऐसा दिया। 2013 में जब PMLN की हुकूमत आई तो जब वज़ीर ख़जाना और PMLN ने टेकअप किया तो मैं चूँकि फ़ाइनेंस में था तो मेरी एडवाइस ये थी कि आपको IMF के पास फ़ौरी तौर पर रुजू कर लेना चाहिए। उस वक्त भी जो रिज़र्व्स की पोजीशन थी वो $5 अरब से नीचे चले गए थे, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। हम फंड में जाते हैं। हमने जब 16 का प्रोग्राम ख़त्म किया, ये वाहिद प्रोग्राम है जो IMF के साथ भी हमने ख़त्म किया है। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी 24 बार IMF के दर पे खड़े ज़रूर हैं। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम 13-16 के अलावा कोई ख़त्म नहीं किया। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने वो प्रोग्राम उस कोर टीम में एंकर किया था जो हमने कंप्लीट किया। रिजर्व्स $24 अरब पे थे। एक स्टेबिलिटी सी आ गई थी, एक पॉलिटिकल डिस्कम्फर्ट मुल्क में क्रिएट होता है, आपको मालूम है। और उसके बाद पाकिस्तान के रिजर्व्स की गोइंग डाउन 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 और फिर एक नई हुकूमत आती है, वो थोड़ा वक्त लेती है। तब भी हमें फिर IMF के पास जाना पड़ा। आई वाज स्टिल देयर। और पाकिस्तान फिर फंड के पास जाता है, रिजर्व्स का बिल्डअप होता है, फिर एक डिस्कम्फर्ट आता है और फिर अगेन मईशत नीचे आ जाती है और फिर IMF के पास जाना पड़ता है। बार बार आप एक IMF के प्रोग्राम से निकलते हैं, यू एंड अप इन दी अदर प्रोग्राम। और इसकी मेन वजह एक्सटर्नल क्राइसिस है। सो एक तो बात ये तय है। एक वजह 2019 के बाद बहुत सा स्टिमुलस भी दिया गया इकोनॉमी को। फिर हम ये करते हैं कि हम फौरी तौर पर ग्रोथ लाने की कोशिश करते हैं इकोनॉमी में। जो ग्रोथ इंजन है इकोनॉमी का वो वैसे ही ब्रोकन है, जिसका मतलब ये है कि हमारी पैदावारी सलाहियत कमज़ोर है, हम एनर्जी में रीजन में भी सबसे महंगे हैं, तालीम हुनर का उस तरह का हमारा इनपुट नहीं है, हमारी जो ओवरऑल एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत है वो 1/3 है जब मैं कंपेयर करता हूँ दुनिया से। जब मैं ये सब चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और हम ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं तो अगेन इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू होती हैं और खसारा बढ़ता है एंड अगेन एट द डोर ऑफ द IMF। आज जहाँ खड़े हैं IMF की एंगेजमेंट की वजह से, मुझे अंग्रेजी में ये जुमला बोलना पड़ेगा, हार्ड अर्न्ड मैक्रो स्टेबिलिटी थ्रू दी IMF एंगेजमेंट, यहाँ पे खड़े हैं। इसका मतलब ये है, मैक्रो स्टेबिलिटी का आसान लफ्जों में, जो अफरात ज़र है, कीमतों के बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी आ गई है। मैंने अभी ट्वीट किया कि 80 वीक लो पर है इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, यानी कि 80 महीने अगर मैं पीछे चला जाऊं तो जो अभी फिगर आया है लास्ट जो हमने मंथ ख़त्म किया है तो उसमें ये जो दिसंबर ख़त्म किया है 4.1% के करीब इन्फ्लेशन आई है पिछले साल से कंपेयर करें। पिछले साल कीमतें 20-22% पे बढ़ रही थी, इस साल 4% इस वक्त दिसंबर में आया। इसका मतलब ये है कि कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमाया कमी आ गई है। रिजर्व्स $12 अरब से ऊपर चले गए हैं। बैरूनी खसारा इंपोर्ट को रोक कर और थोड़ी सी एक्सपोर्ट को बढ़ाकर, और स्पेशली जो रिमिटेंस आई है पाकिस्तान में वो इसलिए
कि जो रेट है बाहर का इनफॉर्मल और फॉर्मल वो बराबर हो गया है, बल्कि कई दफा तो इनफॉर्मल रेट कम चला गया है बिकॉज फरावानी है डॉलर की सप्लाई की। सो आपने एक बैरूनी खसारे को संभाल लिया है। ये है वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। बट द टास्क बिफोर अस एंड द टास्क अहेड ऑफ अस। अब बिफोर मैं इसलिए कहता हूं कि मैं 24 में ही अहाता कर देता हूं। हम 3 फंडामेंटल काम करने गए। हमने कहा हम PIA को बेचेंगे क्योंकि जो हमारे अदारे हैं ये नुकसान कर रहे हैं बहुत। हमारे जो टॉप 20 अदारे हैं उन्होंने पिछले 10 साल में 6,000 अरब रुपए का नुकसान किया है। ये 22 अरब डॉलर के करीब है। ये भी मैं जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में आया तो मैंने लोगों से डेटा मांगा तो डेटा ही नहीं मिलता था। तो मैंने एक किताब लिखना शुरू की। वो मेरी उस किताब की प्रेफेस से मेरी किताब वहां पे पढ़ी है। उसके बाद तवातर से हम ये किताब लिखते थे। जो लेटेस्ट किताब है वो ये कहती है कि ये 10 साल में ये 20 अदारों का हाल है। सो फंडामेंटली हमने कहा हम PIA बेच देते हैं, बट वी weren't सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे काजी साहब का फीडबैक ले लें। काजी साहब, डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। देखिए, एनर्जी में हम इस रीजन में सबसे महंगे, ज़राअत में हम पैदावारी सलाहियत 1/3, 20 इदारे हमारे जो हैं वो बकौल डॉक्टर साहब 6,000 अरब जो हैं उनका वो खा गए। आप ये बताएं इन सारे मामलात में होगा क्या? क्या वाकई ही उड़ान पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? पहली बात तो ये कहूँ कि खाकान नजीब साहब के सामने मैशत की बात करना ऐसी है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। लेकिन बहरहाल आपने आज बुला लिया, मुझे इज़्ज़त दी तो मैं बात करूँगा। मगर मैं अपना एक मौक़िफ़ रखता हूँ, वो ये है, पहली बात तो ये है कि मैशत को देखने के 2 तरीके हैं, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। दोनों तरफ से देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इंडिया की बात की और डॉक्टर साहब खाकान ने ही मेरे प्रोग्राम में फिक्र दी थी कि हमारे यहाँ एनर्जी 18 सेंट्स देते हैं हम इंडस्ट्री को, इंडिया 9 सेंट्स देता है। तो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात मैं एक और आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अवामी और नीचे से देख के बात करूँगा, मैं माहिराना बात नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है कि ये जो इकनॉमिक सिस्टम इन प्लेस है, जिसे न्यू लिबरल इकनॉमिक प्रोजेक्ट कहते हैं, इसमें जो ग्रोथ है उस ग्रोथ का आम आदमी की वेलफेयर से रिश्ता कट चुका है। बल्कि ग्रोथ ऊपर जाती है, बर्बादी मजीद हो जाती है। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे फैशन बन गया था बांग्लादेश में ये हो रहा है, उसके इतने पैसे आ गए, ये हो गया, ये हुआ। एक विशेष तहरीक वहाँ चलती है, उड़ा के रख देती है, और वाजिदा वो क्या है, हसीना वाजिद अब मकान और छत ढूंढती फिरती है। तो इसलिए पहले तो मैं इस एंगल, लेफ्ट के एंगल से देखूंगा, राइट के एंगल से नहीं देखूंगा। दूसरी बात यह है कि ये हमने बात की कि ये इदारे इतने बिल्कुल खा रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं। अरे भाई, UNDP की रिपोर्ट है कि 18 बिलियन डॉलर में हम इस मुल्क की इशराफिया को पालते हैं। डॉक्टर हफीज पाशा जैसे आदमी खालिक हैं इस रिपोर्ट के। हमें क्या 2-2, 3-3 टके की ज़रूरत है 3-3 बिलियन के लिए? कि आज सफ़ीर जो है, अमरीकी सफ़ीर मिल के IMF पर गुफ्तगू मेरे वज़ीर ख़जाना से कर रहे हैं। यानी और हमें क्या क्या प्रेशर आ रहा है, हमें बार बार बयान देना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 23 प्रोग्राम है, ठीक है, हमें ज़रूरत है। बात यह है कि इंडिया ने एक प्रोग्राम किया, मनमोहन सिंह ने एक प्रोग्राम करके तो उसके बाद निकल गया उससे। अच्छा, ये अलग कहानी है कि 80 करोड़ लोग किस जिल्लत में रहते हैं इंडिया में, क्योंकि उनको आधार कार्ड ना हो तो रात को वो रोटी नहीं खा सकते। ये इंडिया की तरक्की की औकात है, जो कि 4थी 5वीं 3वीं। लेकिन काजी साहब, आप गुजारिश ये कि आपकी तरक्की भी तो देखें ना। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, 1,30,00,000 पाकिस्तानी मजीद गरीब हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि ग्रोथ रेट का रिश्ता अवाम की वेलफेयर से आपने काट दिया है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहा जाता था, अब भाई नौकरी देना तो हुकूमत का काम नहीं है। अच्छा भाई, आपकी गाड़ी का पेट्रोल तो मैं डलवाता हूँ, आपकी बिजली का बिल तो मैं देता हूँ। आप वजीर मौसूफ जिन्होंने ये बयान दिया था, तो भाई मैं आप किस लिए हैं? आइन की आर्टिकल 1 से लेके 40 तक में आपने कुछ लिखा है, 73 की आइन में मेरे कुछ राइट्स हैं। मैं वोट डाल के घर चला जाऊं और रोटी के लिए भीख मांगूं, क्या करूं? बात यह है कि ये सारा जो इकोनॉमिक मॉडल है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक विंटर ने इस सारे को हिट कर दिया। और इसकी जो निशानियां आपको कैसे नज़र आती हैं? इसकी निशानी में एक ट्रंप भी है, इसकी निशानी में वो ब्राज़ील का बोल्सोनारो भी था, इसकी निशानी के तौर पर ये अभी मुझे बताएं, ये जो हुकूमत टूटी है, जर्मनी की हुकूमत टूटी है, तारीख की सबसे मुख्तसर हुकूमत फ्रांस में टूटी है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये रूलिंग क्लास आपस में बंदर बांट कर रही है, नीचे कोई ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। जो थैचर ने और जो इसने कहा था रेगन ने, जिसे रेगनॉमिक्स कहते हैं या थैचरिज्म कहते हैं, क्या एक टका ट्रिकल डाउन होकर नीचे आया? एक स्टडी फ्रांस में हुई,
फ्रांस में स्टडी ये हुई कि ये जो कर्जा, अब तो रियासतों, अमेरिका का कर्जा बहुत बड़ा इशू बन गया, वो रिजर्व करेंसी अभी है, रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब जितना कर्जा आपने लिया है वो आवाम पर तो 1 टका नहीं लगाते। सेहत आपने प्राइवेटाइज कर दी, तालीम आपने प्राइवेटाइज कर दी, हाउसिंग आपने प्राइवेटाइज कर दी, तो भाई ये पैसे $130 बिलियन कहां गया पाकिस्तान में? और अगर ये रूलिंग क्लासेस ने खाया है, ये बिल्कुल फ्रांस की स्टडी है, माइकल हसन नामी एक इकोनॉमिस्ट है उनकी, उनका भाई खुद दो, हम क्यों दें, ये पैसा तो आपने खाया था। तो मैं ये समझता हूं कि जो उड़ान को छोड़ें, मैं एक फिक्रे पे बात खत्म करता हूं, वो कहता था ना एहसान इकबाल साहब के विजन फलां फलां, इट्स अ नाइटमेयर 2025 फॉर दी 80% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान। जी डॉक्टर साहब, काजी साहब ये फरमा रहे हैं कि नाइटमेयर है, जबकि वजीर हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा जनाब इसहाक डार साहब, वो तो कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानी मीशत दुनिया की बेहतरीन मीशत में शामिल होगी। देखिए, एक तो बात यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे अभी भी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, जहाँ पे जो पॉलिसी हमने पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए बनानी थी, यानी कि ग्रोथ की पॉलिसी, मसावी ग्रोथ की पॉलिसी, सस्टेनेबल ग्रोथ की पॉलिसी हम नहीं बना सके। 40% से ऊपर लोग शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, मतलब दैट्स अ बिग नंबर। हमको इन चीज़ों को ठीक करने के लिए जब तक नौकरी नहीं क्रिएट करेंगे, सो हियर्स द थिंग, एक तो रिलीफ की जो सेंस है उसको तब्दील करना है। रिलीफ इज ओनली अपॉर्चुनिटी, रिलीफ इज जॉब। जो हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ज़कात, उशर, ये सारे काम करते हैं, इनका मकसद इमरान साहब इज द फॉलोइंग, कि अगर मेरे घर पे कोई तकलीफ आ गई है, आंगहानी तकलीफ आ गई है, कोई फ्लड आ गया है, या मैं बीमार हो गया हूं और मैं नहीं अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकता, तो मैं शरह गुर्बत से नीचे चला जाता हूं, तो मेरे लिए एक टेम्परेरी रिलीफ हो। हमने 3 मिलियन 30 लाख नौकरियां हर साल क्रिएट करनी हैं। 30 लाख नौकरियां क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान जब तक ग्रो नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान में इक्विटेबल ग्रोथ नहीं होगी। सही कह रहे हैं काजी साहब, ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो अपर एशोलॉन्स हैं उन्हीं 5 या 10% जो हैं वो फ़ायदा उठाएं, बल्कि ग्रोथ अगर आप एसएमई सेक्टर के थ्रू ग्रो करें, पाकिस्तान में आज भी 50-55 लाख एसएमईज हैं, अगर वो ग्रो करेंगी तो फिर आपकी वेल्डर की शॉप हो, या कोई जूता बनाने वाला हो, या कोई मोबाइल का पार्ट बनाने वाला हो, दैट इज रियली वेयर द इंजन ऑफ ग्रोथ इज इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। अगर हम अपनी पैदावारी सलाहियत को बेहतर करेंगे, और उड़ान पाकिस्तान की जो हमने डॉक्यूमेंट देखा उसमें ये बात उन्होंने अच्छी की है कि पाकिस्तान में हमें किसी तरह भी इन चैलेंजेस को जो प्रोडक्टिविटी के हैं, उसका मतलब ये है कि एनर्जी को ठीक करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि एनर्जी पाकिस्तान को रोके हुए है हर तौर पे, घर में डोमेस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, कोई भी आप शोबा देख लें, उसको अगर इस वक्त दबा रही है उसकी ग्रोथ को, उसको बड़ा होने को, उसकी पैदावार बढ़ने को, वो एनर्जी सेक्टर है। पर एनर्जी सेक्टर की रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए जिस तरह की सर्जिकल टीम की ज़रूरत है वो आपको लानी पड़ेगी। ये 3-3, 4-4 मिनिस्ट्रीज ख़त्म करनी पड़ेंगी। अब क्लियरली ये पावर, वाटर, पेट्रोलियम, इनको जो आपने अलहदा किया हुआ है, आपको गैस, आपको एक मिनिस्ट्री बना के एनर्जी का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा टास्क है, ज़रूर ये ई में मौजूद है जो उन्होंने फ्रेमवर्क सामने रखा है, पर क्या इस माइंडसेट से करेंगे? आई रियली होप के करेंगे। इसी तरह एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, हमने पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरर है उसको लोकल माल बेचने पर लगा दिया है, और इम्पोर्ट टैरिफ्स को ठीक नहीं किया, बिजली उस तरह की नहीं दी, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं की, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओवरऑल जैसे रोड नेटवर्क्स, ट्रेन का नेटवर्क, ये सारा कुछ जो है उसकी पैदावारी सलाहियत को ठीक करता है। पाकिस्तान 9% ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट करता है। ये याद रखिए कि जिन ममालिक ने तरक्की किया वो 20-20, 25-25% एक्सपोर्ट करते हैं अपने जीडीपी का। चाइना का मॉडल है क्या? चाइना का मॉडल बड़ा सादा है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने जीडीपी का 35% और एक्सपोर्ट करूंगा 20 से 25%। डॉलर भी आएंगे, हार्ड करेंसी भी आएगी, और इन्वेस्टमेंट भी होगी, और चाइना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सॉफ्ट एंड हार्ड वो क्रिएट होगा। यार कर लें फॉलो, आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है 13%,
आपका एक्सपोर्ट टू जीडीपी है 9%। अब बताइए क्या करना है। एक और बात इमरान साहब करूं कि सारी गुफ्तगू चली गई है कि जी टैक्स लगाएं, टैक्स लगाएं, टैक्स लगाएं, एंड दैट्स द IMF इफेक्ट। मैं समझता हूं इस बात को, पर गुफ्तगू असल तो ये है ना कि 17 सब्जेक्ट जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं वो तो प्रोविंसेस के पास होने चाहिए। पावर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, ज़कात, उशर, एग्रीकल्चर, मैं कितनों के नाम लूं। अब ये मैं कोई गैर मुनासिब बात इसलिए नहीं करता कि इन सब के एक्सपेंडिचर हम नीचे दे चुके हैं एनएफसी में। एनएफसी को और 18वीं तरमीम को इकट्ठा पढ़ेंगे तो आप वफाक का जो फिस्कल सिचुएशन है उसको ठीक करेंगे, वरना सर ये हालत है 10,000 अरब रुपया बचता है वफाक के पास देकर प्रोविंसेस को, उसमें से 9,000 अरब तो सिर्फ डेट और मार्कअप में चला जाता है। हर इंसान की सैलरी, हर पेंशन, पीएसडीपी, इनकम सपोर्ट, ये सब तो बोरोड फंड्स पे है। सो हमें इसको ठीक करना है। मैं जितनी गुफ्तगू अब कर रहा हूं उड़ान पाकिस्तान और फंडामेंटल रिफॉर्म ऑफ पाकिस्तान, अगर तो 2025 में आपको ये दिखाई दे कि जो हमने फंडामेंटल्स ठीक करने हैं बजटिंग के थ्रू दी एक्सपेंडिचर, हमने जो फंडामेंटल्स ठीक करने हैं एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस के, एनर्जी सेक्टर की रीऑर्गेनाइजेशन के, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के, ई पाकिस्तान जिसका मतलब है कनेक्टिविटी इतनी होनी चाहिए कि ब्रॉडबैंड हर घर में हो, हर लड़की जो है वो घर पर बैठकर काम कर सके, हर बच्चा जो है वो घर पर बैठकर काम कर सके और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स आगे लेकर जा सके। अगर तो फंडामेंटल प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन होते हुए दिखाई दे आपको। जी काजी साहब, आपने डॉक्टर हक्कान साहब अच्छा, हक्कान साहब तो ज़ाहिर है बड़े एक जय्यद आदमी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जी, जो मैशत की एक तस्वीर। मैं एक शो कर रहा था लाइव रऊफ़ कलासरा साहब के साथ, तो जहांगीर तरीन साहब थे, कुछ शुगर का इशू था, तो साथ ही जब ब्रेक आई तो मुझे रऊफ़ कलासरा साहब का फ़ोन आया, मुझे कहने लगे कि एक बहुत बड़े सियासी ख़ानदान और बहुत बड़े तिजारती और सरमायादार ख़ानदान के एक मेंबर का, वो कहते कि मैं शो पे आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आ जाए। उन्होंने कोई बात की, ये हुआ। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार हुजूर ये बताएं कि आपने और आपके तबके ने इस मुल्क की 2 मैशतें चलाई, एक आपकी निजी मैशत थी, एक हमारी मैशत थी, दोनों आपके पास थी। आपकी मैशत को देखूं तो बिल गेट शर्मा जाता है, अपनी मैशत को देखूं तो मेरा भुरकस निकाल के रख दिया आपने। हाउ कम देयर आर 2 डायमेट्रिकली अपोज्ड इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स एग्जिस्ट इन अ सेम कंट्री? भाई अगर मुल्क ऊपर जा रहा है, आप तरक्की कर रहे हैं, तो मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जी यार बात ये है कि हम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में HR बड़ा अच्छा रखते हैं। तो मैं कहा हमारा HR 2 नंबर रखते हैं आप? बात यह है यहाँ 2 मैशतें हैं, एक मैशत आसमान की तरफ जा रही है, मुल्क क्राइसिस में है, खसारे में है। कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के पास रात को खाना नहीं है। भाई क्या है, क्यों मुल्क बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है? भाई आप तो कभी नाजुक हालात से नहीं गुजरे, इस मुल्क के अवाम 80% वही नाजुक हालात से क्यों गुजरते हैं? इसका 77 साल से गुजरे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वी हैव टू पुट दिस क्लास आउट ऑफ बिजनेस। अगर मैं 1990 के खाते खोलूं, 1990 से मैं ग्रोथ रेट निकालूं चंद बिजनेस हाउसेस का, और उसका ग्रोथ रेट अमेरिका से 5 गुना बड़ा ना हो उनके जाती, और साथ में अपना ग्रोथ रेट निकालूं, इन नलायकों को, निकम्मों को आउट ऑफ बिजनेस करो। ये अपनी ये इस एक सियासी अफलातून ने बहुत पहले कह दिया था 2500 साल पहले कि दुकानदारों को कभी इख्तिदार ना देना। तो बात क्या है? बात यह है कि इनको आउट ऑफ बिजनेस आप नहीं करेंगे, आगे 225 2000 विजन 2025 तो वही नाइट मेयर 2025 है मेरे लिए, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए यहाँ 2 मैशतें हैं, एक मैशत आसमान पे जा रही है जो हुक्मरान तबके की है, एक जिल्लत का शिकार है। और 23 प्रोग्राम लेना और 24 प्रोग्राम, शर्म से मर जाना चाहिए हमें। जरूरी है, अब लेना पड़ेगा, जिस तरह एक नशई को हेरोइन देनी पड़ती है कि मारी ना जाए। चले काजी साहब 23-24 प्रोग्राम तो ले लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब से ये पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि टारगेट तो हम पूरे नहीं कर सके, आपने खुद जैसे जिक्र किया कि सिर्फ एक प्रोग्राम जो है वो पूरा हुआ है, तो IMF जो है उसके मुतालबात तो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं फिर बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, यानी गरीब आदमी, मिडिल क्लास मजीद पिसेगा? आपने इमरान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी है कि ये सब फंडामेंटल काम तो करने हैं हमने, पर IMF की एंगेजमेंट को भी आगे बढ़ाना है। अभी तो पहला रिव्यू जो है वो होने जा रहा है। ये भी याद रखिए कि वो एक स्टॉक टेक के लिए
हालांकि 6 महीने बाद रिव्यू होना था प्रोग्राम जब साइन हुआ, पर वो उससे पहले आ गए विद इन 2.5 months। वो इसलिए आ गए पाकिस्तान कि उनको लग रहा था कि करेक्शंस की ज़रूरत है। फरवरी मार्च में पाकिस्तान का रिव्यू होगा, ये जुलाई टू दिसंबर के फिगर्स पे होगा। हमें लोगों को एजुकेट करना है कि आखिर हो क्या रहा है फंड के साथ। उसमें ऑब्वियसली जो पहला ही गुफ्तगू होगी वो ये होगी कि 386 अरब रुपए का एक शॉर्टफॉल है जो FPR में है। उसमें गुफ्तगू होगी कि आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स चारों प्रोविंसेस में लेजिस्लेट करना था। ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। मतलब ये दोनों चीज़ें जब इन पे गुफ्तगू होगी तो हमें किसी तरह प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों नहीं ये दोनों चीज़ें मीट हुई, और इस तरह प्रूव करना पड़ेगा कि नए टैक्स के मेजर्स ना आए। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आई थिंक वी हैव टैक्स दिस इकोनॉमी इनफ। जितना FPR एक्सट्रैक्ट कर सकती थी उसने कर लिया है, 26% ग्रोथ भी हुई है। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ये रिव्यू जो है इसको कंप्लीट किया जाए। अभी काई साहब ने जो जिक्र किया ना, मैं इसको ज़रा डिफरेंटली उसी बात को अगर करूं, देखिए पाकिस्तान का जो फंडामेंटल इशू है वो तो HR का इशू है। यू नीड टू पुट पीपल इन पोजीशंस ऑफ पावर, इन पोजीशंस ऑफ इंपॉर्टेंस, who are professional enough to sort out the power sector, the energy sector, फिजिकल पाकिस्तान का, प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान की, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का। ये सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। IMF के साथ नेगोशिएशन क्यों 13 में कंप्लीट हुई? आई कैन से दिस बिकॉज मैं उस टीम को मैनेज करता था। वी हैड पुट अ वेरी प्रोफेशनल टीम। वहां से 11 हजरात आते हैं और ख़वातीन आती हैं, 11 के 11 हमारी तरह की ही यूनिवर्सिटी से PhD पढ़े हुए हैं। जब तक आप ऐसे लोग उनके सामने नहीं बिठाएंगे जो मॉडल कर सकें, जो उनकी ज़बान बोल सकें, जो इकोनॉमिक्स की थिंकिंग रखते हो, तो तभी जो कंट्रीज़ हैं वो डिक्टेशन क्यों लेती हैं। ये वर्ड क्यों कंडीशनैलिटीज़ का आता है, ये 13-16 में क्यों नहीं आता था? ये इसलिए नहीं आता था कि वी वुड पुट अप अ प्रोग्राम जो हमने बनाया होता था, पैराग्राफ लिखे होते थे। मैं बड़े मतलब कंफर्ट से ये कहता हूं, और मैं उनको कहता था कि ये हमारी चीज़ है, आप इसमें फिल इन द गैप्स कर सकते हैं, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बट वी यूज्ड टू डू टेरिबली गुड ऑन द होमवर्क। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज नॉट थैंक यू वेरी मच। काजी साहब, आपने सुना कि डॉक्टर साहब जो है वो कहते हैं होमवर्क मुकम्मल होगा, प्रॉपर होगा तो फिर ही IMF आपसे मुतमिन होगा। अब वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ काजी साहब मौजूद होंगे, डॉक्टर इकरामुल हक साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि FBR को पहली शशमाही की जो टैक्स वसूलियों में 386 अरब रुपए की कमी का सामना है। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ IMF का इतना प्रेशर है, दूसरी तरफ FBR अपने टारगेट पूरे नहीं कर रहा, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? जाहिर है जब फरवरी में IMF का वक्त आएगा तो वो सवाल पूछेगा कि आपने हमारे साथ जो मीटिंग्स की उसमें ये कहा कि जी हम बेहतर हिकमत अमली से और कुछ और ऐसे इकदाम से जो पहले नहीं किए गए हैं, और उसके लिए खास चेयरमैन साहब को भी बाहर से लाया गया। हालांकि आपको पता है कि FBR के अंदर बड़े काबिल लोग भी हैं, तो वो बड़े सीरियस सवाल पूछेंगे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा ताल्लुक हमारे सूबों के बजट से भी होता है। क्योंकि जब भी FBR का 57.5% शेयर जो है वो सूबों को चला जाता है, साथ में जो हमारा NFC अवार्ड है। अब उसके तहत जाहिर है कि उन्होंने बजट तो उस फिगर पर ही बनाए थे जिस फिगर के ऊपर FBR का बजट तय हुआ था। अब जब उसको आप डाउनवर्ड रिवाइज करते हैं तो फिर सूबों के बजट्स भी जो है वो आउट हो जाते हैं। तो ये बड़ा रियलिस्टिकली बनाना चाहिए। अब एक सिर्फ जो मुझे होप नज़र आती है, चूँकि बहुत ज़्यादा कर्जा बैंकों से लिया था वफाक ने, तो उसके नतीजे में स्टेट बैंक की इनकम बहुत ज़्यादा हुई है इस साल, तो वो ये मालियाती खसारे का कुछ हिस्सा वहाँ से पूरा हो जाएगा। तो हो सकता है IMF को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं कि मालियाती खसारा जिस सतह पे वो चाहते थे वो हम पूरा कर देंगे, तो आप मजीद मिनी बजट ना लाएं, क्योंकि अगर मिनी बजट आया तो फिर महंगाई फिर दोबारा से बढ़ जाएगी और आम लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। काजी साहब, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। अब मामला ये है कि मिनी बजट का भी खतरा है, और अगर चले मिनी बजट नहीं भी आता और हालात यही रहते हैं तो अगला जो बजट होगा वो तो फिर चीखें निकलवा देगा।
एक तो आप मुझे इतने बड़े लोगों के सामने बिठा देते हैं मैं क्या बात करूं। डॉक्टर साहब इकराम हमारे उस्ताद हैं मेरे। अब बात यह है कि देखें, मैं तो माइक्रो इकनॉमिक्स पे तो मैं आपकी कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मैक्रो इकनॉमिक्स पे मैं ये कहता हूँ कि हम एक बड़ी मुश्किल और तकलीफदेह सिचुएशन में हैं। मसलन तो ये जो हमारी सबसर्वियंस है, वो सबसर्वियंस इस निज़ाम से जुड़ी है। मगर मैं एक बात और भी करता हूँ, मैं एक ये बात करता हूँ कि आखिर इंडिया भी तो हमारे साथ आज़ाद हुआ था। $650 बिलियन की उसकी फॉरेन, हालांकि ज़िल्लत और गुर्बत का तुमार है वहाँ पे, 80% लोगों को वहाँ पे वो खैरात देते हैं तो वो ज़िंदा रहते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन ये इतने नालायक हैं कि ये मैक्रो इकनॉमिक बैलेंस भी नहीं रख सके। $12 बिलियन माशाल्लाह, अब हमारे पास 4 महीने के इंपोर्ट के पैसे आ गए हैं। मतलब ये क्या बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा निज़ाम जो है वो एंटी पीपल है। और दूसरी मैं बात दोबारा दोहराऊंगा कि ये जो तरक्की का मॉडल ये बात करते हैं, इस तरक्की के मॉडल में जान होती तो क्या जो बांग्लादेश है इस तरह से उड़ता। ये सबसे बड़ी जो आर्ग्यूमेंट था, मैं बात करता था ना, बांग्लादेश में ये हो गया, बांग्लादेश में वो हो गया, सब सारा जो वेस्टर्न लिबरल यही कह रहे थे। तो क्या हुआ बांग्लादेश में? गुर्बत से बिलबिला के लोग बाहर निकल आए। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जो 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 हम सारी की सारी जो है वो सप्लाई साइड के पीछे चले गए हैं। डिमांड की तरफ भी आना है भाई, और बंदे की तरफ भी आना है। या पाकिस्तान के आइन में जिस तरह मैं बार बार कहता हूं कि ये जो आर्टिकल 38D है या 3 है या 25A है, या उन पर भी काम करो। रियासत जो है ये मतलब अभी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, एमआरएट प्राइवेटाइज्ड है। जिस वक्त अरूज बामे अरूज पे थी PIA, तो कौन चला रहा था उसे? हम ही चला रहे थे ना, तो हमने खराब कर दिया। पहले असासों को हम नुकसान में धकेलते हैं, उसका हम कबाड़ करते हैं, उस कबाड़ का फिर हम धंधा करते हैं। तो ये सिलसिला खत्म हो जाए, क्योंकि अब ये सिलसिला चल नहीं सकता। उड़ान जो है वो टीवी पे अच्छी लग रही है, मगर ज़मीन में जब तक उड़ान नहीं होगी, उड़ान का फ़ायदा कोई नहीं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि हमारे यहाँ ये जो हुकूमती दावे तो ये होते हैं कि जी महंगाई कम हो गई। अब भी हुकूमती जो तर्जुमान हैं वो बड़े ये शख्साने हमें सुनाते हैं कि जी महंगाई की शरह में इतनी कमी हो गई और सिर्फ 4% पे आ गई है, ये 21% पे थी, 22% पे। लेकिन असल हकीकत ये है कि महंगाई में तो इजाफा हो रहा है। चले उसकी शरह में अगरचे कमी भी होगी, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो इससे जान कैसे छूट सकती है? जी दुरुस्त फरमाया आपने। दरअसल एक दफ़ा कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, यानी कम से कम 10 अगर आप कहें कि टाइम्स तो ज़्यादा बढ़ी गई हैं कीमतें। अब जाहिर है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद तो वहाँ है नहीं। पाकिस्तान में आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा। हमारी जो शरह नमू है वो बहुत नीचे आ चुकी है। IMF के प्रोग्राम में चूँकि ऑस्टेरिटी और इस तरह की फजूल चीज़ें होती हैं। अभी काई साहब भारत की बात कर रहे थे, वहाँ उनकी ग्रोथ 7% से ज़्यादा, और अब तो चाइना को भी वो पीछे छोड़ गए। असल जो चीज़ है जो पाकिस्तान में भी कीमतों को वापस ला सकती है और लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकती है, वो है कि हम अपने केक के साइज़ को बड़ा करें। अब उसकी वजह तो एक ही हो सकती है कि आप सरमायाकारी से ग्रोथ लाएं। अब सरमायाकारी हो नहीं रही, अब लोकल सरमायाकार भी नहीं कर रहा। अब भारत में भी सरमायाकारी बहुत हुई, चाइना में भी सरमायाकारी के लिए हालात बनाए गए। पाकिस्तान का भी वही निजात का रास्ता है कि अगर हम सरमायाकारी की तरफ तवज्जो दें और शरह नमू बढ़ाने की तरफ तवज्जो दें, तो जाहिर है लोगों की आमदनी भी बेहतर होगी, लोगों को रोजगार के मसाइल हल होंगे, तो फिर ये महंगाई पे भी हम काबू पा सकेंगे। और कीमतें जो पिछले लेवल पे थी 2017-18 में, ये खुद ही फरमाते हैं कि जब हम गए थे तो कीमतें ये थी, तो फिर उसी सतह पे कीमतें वापस लाएंगे या लोगों की आमदनी जो है वो 4 गुना कर दें, 10 गुना कर दें। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी जो डिबेट होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान में टैक्सों का निज़ाम जो है वो बहुत ख़राब है। अब इसमें हाईएस्ट टैक्स लगाकर जो इस वक्त हमारे पूरे एशिया में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गए हैं। अब आपने सरकारी मुलाजमीन को देखे, थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाई और वहाँ उनके टैक्सेस भी बहुत बड़े हैं, वो भी मुश्किल में है। फिर जब आप उनको मार्केट वेजेस नहीं देते तो बदनवानी वो अपने तौर पर जस्टिफाइड करके बैठ जाते हैं। तो पूरा एक गैर जो मुनसफाना निज़ाम है जिसमें आप वसाइल भी चंद हाथों में रखे हुए हैं, कैपेबिलिटीज आप अपनी दुरुस्त कर नहीं रहे हैं। अभी तक जो आपके जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम एक्सप्लॉइट करने में हमारे पास टेक्नोलॉजी और सरमाया नहीं है। तो ये जो बड़े मसाइल है, फिर मईशत के ढांचे का बहुत बड़ा मसला है कि वो एलिटिस्ट है, उसमें खास लोगों को सिर्फ फायदा होता है, आम लोगों में तो उसके कोई फायदा ही नहीं होता। अब पिछले प्रोग्राम में काई साहब को मैंने 3-4 नंबर बताए थे कि इस वक्त दरअसल हम सूद की रकम भी अदा करने के लिए हमारे पास वफाकी सतह पर आमदन नहीं है, यानी कि 75% तो वसाइल जो हम इकट्ठे भी कर रहे हैं टैक्सेस मारदार करके वो चले जाएंगे
यानी 57.5% सूबों को देने के बाद हमारे पास इतना नहीं बचेगा कि हम इस साल का जो डेट सर्विसिंग है जो हमने 9.7 ट्रिलियन पे रखी है, अगर ये 8 पर भी आ जाए तो फिर भी हमारे पास वसाइल नहीं है। तो इसका मतलब है कि सारे अखराजात डिफेंस दूसरे जो तकरीबन 17 ट्रिलियन बनते हैं वो हम मजीद कर्जे लेके पूरे करेंगे। तो कौन सी उड़ान की बात हो रही है? पूरी आपने देखा उड़ान की गुफ्तगू में ये नहीं बताया कि पाकिस्तान का डेट जो अब 77 ट्रिलियन पे पहुंच गया है वो कैसे कम होगा। अगर वो कम नहीं होगा तो सूद की शरह कम नहीं हो, यानी सूद की वो हुजम कम नहीं होगा, वो कम नहीं होगा तो आप जितने भी टैक्स इकट्ठा कर लें। तो जब तक आप ये बुनियादी जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है ये नहीं करेंगे तो ये इसी मुसीबत में हम कुछ दिन के लिए माइक्रो स्टेबिलिटी के नंबर्स क्या बात करके हम खुश हो लेंगे मगर रहेंगे आईसीयू में। अब आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना तो खुद इस बात का इशारा है कि दरअसल हम आईसीयू वार्ड में है। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि एक आईसीयू वार्ड में मरीज हो और वो कह रहा है कि मैं उड़ान भरूंगा। भाई पहले आप सेहतमंद तो हो जाए, कुछ अपनी सेहत बेहतर कर ले, फिर उड़ान भी भर लीजिएगा। तो ये सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए और एक रोजी पिक्चर दिखाने के लिए, और ये खास तौर पर जो हमारे अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इनको पुरानी आदत है कि वो एक तरह से एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जी वो हमने तो कमाल कर दिया। और फिर जब वो हुकूमत छोड़ के गए थे तो आपको याद होगा 2018 में पाकिस्तान का जो 60 बिलियन का सिर्फ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़कर गए थे, और फिर सारा इल्जाम ये लगाया कि जी अगली हुकूमत ने काम नहीं किया। जब आप उसके लिए $60 बिलियन का डेफिसिट छोड़कर जाएंगे, मैं उनकी नालायकी को वैसे जस्टिफाई नहीं कर रहा, उन्होंने भी आकर यही कहा कि हमें तो पता ही नहीं था। अभी पता नहीं था तो हुकूमत क्यों ली? उस वक्त जो मिफ्ता साहब ने तकरीर की थी 2018 में बजट में, अपनी आखिरी उसमें उन्होंने कहा था कि हमें इस साल सिर्फ कर्जे उतारने के लिए $22 बिलियन की और जो है वो कर्जा लेना है। तो ये हकीकत तो सबको पता थी। तो अब दावे तो और होते हैं मगर हकीकत कुछ और होती है। अब मैं नंबर देख रहा था, जो कर्जों के नंबर हैं वो तो इतने बढ़ गए हैं कि हम अगले 5 साल में अगर इसको काबू नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी अपनी जो मालियाती खसारा है उसको कम नहीं। और मालियाती खसारा जो इकोनॉमिक्स की टर्म में उसे मदर ऑफ ऑल इल्स कहते हैं। अब वो अगर हम काबू नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी ये छोटे मोटे जो हम अशारिये बेहतर कर लेते हैं, जिसमें $3 बिलियन सऊदी अरेबिया के पड़े होते हैं, 3 बिलियन चाइना के पड़े होते हैं, उसको काउंट फॉर किए बगैर कहते हैं हमारे पास इतने जराए आ गए हैं कि हम इतने महीने की। भाई ये सारे जराए तो मांगे तांगे के हैं। जो इकोनॉमी आप मांगे तांगे से चलाएंगे तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो ग्रोथ लाने के लिए डॉक्टर साहब की बड़ी आपने जबरदस्त गुफ्तगू सुनी। इसमें सिर्फ आप ये बता दें, अभी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू में चीन और इंडिया का जिक्र आया। मैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे कि जी बात ये है कि जब चीन की ग्रोथ 9.2 थी तो हम उस वक्त 8.6 पे चले गए थे। लेकिन वो कहते हैं कि जी असल मामला ये है कि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। उस वक्त तक कोई भी इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती जब स्टेबिलिटी ना हो। वो कहते हैं चाहे पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर रहा हो या सिविलियन हुकूमत रही हो, जब स्टेबिलिटी नहीं है उस वक्त ग्रोथ हुई है। आप ये बताएं कि ये सारे मामलात में क्या आप क्या समझते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, टैक्स रिफॉर्म कमीशन एक बना था और मुझे ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने एक लंबी गुफ्तगू भी डॉक्टर साहब से कोई यानी रहनुमाई लेने के लिए की थी। अब FBR ये कहता है कि इस मुल्क की अशराफिया टैक्स देने को तैयार नहीं है। वज़ीर ख़जाना साहब ये कहते हैं कि जी FBR बड़ा करप्ट है। मुझे ये बताएं ना, यानी अगर आप मैं वज़ीर ख़जाना हूँ और मैं कहता हूँ जी मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि FBR बड़ा करप्ट है, तो मैं वायदा है आई एम ड्राइंग सैलरी, किस काम की नौकरी कर रहा हूँ? मेरे नाक के नीचे यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफ़ा फरमाया जब वज़ीर बराए बिजली और पानी थे, वो कहते हैं बिजली नहीं बन रही, डकैती हो, डे लाइट ड्राबरी, हेरल्ड पर्चा होता था उसमें छपे थे। तो भाई आप किस चीज़ के वजीर हैं? बात यह है कि जिस तरह डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं कि ये क्लास जो है ये अपने आप को टैक्स करने के लिए तैयार ही नहीं है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की फिगर अभी मैंने कोट की कि 16 या 18 बिलियन डॉलर पे आप इस क्लास को पाल रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये कर्जा किधर खर्च हुआ? मुझे सड़क दिखाया ना, मेरी तो हर सड़क टूटी हुई है। हाँ, इनके घर देखें, इनके ग्रोथ। मसला ये है कि हम जिस वक्त तक ये क्लास जो है जो आके हमें उसने एक बड़ा रोजी पिक्चर दिखाई उड़ान की, माशाल्लाह स्क्रीनें बड़ी अच्छी लग रही है। वो तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका एक खासा है वो रोजी एक जो डॉक्टर साहब ने बात की जिसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि यार तुम ICU में हो, 23वें 24वें प्रोग्राम का मतलब ये है कि तुम जो है वो तुम्हें मरने से बचाने के लिए हमने वेंटिलेटर पे लगाया हुआ है। तो बात ये है तो फिर किस चीज़ को सेलिब्रेट करें? तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एंटी पीपल निज़ाम है, इसकी टैक्सेशन का निज़ाम बड़ी एंटी पीपल है। ये इन लोगों को अगर हम टैक्स नहीं करते, आज एक डॉक्टर साहब ने एक चंद दिन पहले मेरे
मेरे शो में एक फिगर दी थी कि हमारी ऑलरेडी इकॉनमी एक ट्रिलियन की, यानी 1000 अरब डॉलर की इकॉनमी है। तो भाई $650 बिलियन कहाँ छुपा हुआ है? वो ना वारदातियों और फराडियों के पास है ना, जो आके आ जाते हैं विक्ट्री का निशान बना के अच्छे से कोट और मेरी तरह आपकी पीली टाइयां लगा के हमें आके बताते हैं। वो $650 बिलियन कहाँ है? जब तक कोई सियासी तहरीक, कोई लोग आके वो पैसा बाजियाब नहीं करवाते और ये डकैती का जो एक तसलसल है इसको रोकते नहीं है, मेरे ज़ाती राय में, मेरे ख्याल में हमारी कोई आफियत नहीं है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की बातें अभी जारी हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो काजी साहब से, डॉक्टर साहब से मजीद रहनुमाई देंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर इकॉनमी बेहतर हो सकती है? आपकी नहीं, आप देखिए कि हमारे यहाँ जो सिचुएशन पैदा हुई उसमें तो जो भी बाहर से सरमायाकार आया उसको अब एक खास सिक्योरिटी चाहिए। चाइनीज जो हमारे बहुत करीबी दोस्त, बहुत मदद की। अब पिछली दफ़ा जो उनके साथ कराची में एयरपोर्ट के उतरते साथ ही हुआ है, और उसके बाद जो चाइनीज एम्बेसडर ने एक मीटिंग के अंदर जिस तरह से इस बात की निगेशन की कि हम इसको कहा गया कि हमारा दोस्त है या ऐसी चीज़ों को लाइट लेते हैं। उन्होंने कहा हम अपने बंदों के मरने को लाइट नहीं लेते। तो जब हम अपने बहुत करीबी मुल्क को जो चाहता है कि यहाँ सरमायाकारी करें, उसके लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और मुसलसल हिजान रहता है सियासी, तो कौन सरमायाकारी करने आएगा लॉन्ग टर्म? अब चाइना की हम मिसाल देख रहे थे कि वहाँ उन्होंने कहा कि हम आपकी सारी प्रोडक्शन खरीद लेंगे, रियासत खरीद ले की 10% पे। अब जो अच्छे सरमायाकार थे बाहर के, उन्होंने सोचा कि अगर मेरी इंडस्ट्री की यूजफुल लाइफ 25 साल है तो मुझे तो गारंटी है, क्योंकि आपको पता है कैपिटल निज़ाम में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मगर एक रियासत कह रही है कि मैं 10% के प्रॉफिट पे आपका सारा माल की गारंटी करता हूँ, तो जाहिर है वहाँ बहुत बड़ी सरमायाकारी हुई। चाइना के बाद तो फिर भारत में हमने देखा कि वहाँ सियासी इस्तेहकाम भी था चाइना की तरह। वहाँ भी उन्होंने बाहर कैफ उनकी डेमोक्रेसी, हम जो भी उसको कहें कि उनके हालात कैसे भी है, मगर वहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर तो हो जाती है। और अगर इस दफा मोदी को कम वोट मिले तो कभी कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर सवाल नहीं उठाता, कोई भी नहीं ये इतराज करता कि जी वोटिंग ठीक नहीं हुई है। थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज तो होती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ भी सरमायाकारी बहुत आई, और उन्होंने मॉरिशस के जरिए सरमायाकारी का एक बहुत बड़ा विंडो भी रखा हुआ है ताकि लोग वहाँ इन्वेस्ट करें और फिर वहाँ से अपनी अगर एग्जिट करना चाहें। अब हमारे यहाँ तो कोई निज़ाम इस वक्त आपने बहुत दुरुस्त निशानदेही की कि कोई ख्वाब देखना जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, एक तो माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी सरमायाकार जो है, चाहे वो मुकामी हो, दूर बाहर के तो बहुत दूर की बात है, वो भी अपना, क्योंकि सरमायादार का तो होता है कि जहाँ उसको ज्यादा मिलेगा और स्टेबिलिटी होगी। तो अब कितनी कंपनियां मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई इस वक्त मेरी नज़र में 7,000 से ज़्यादा है जो दुबई में अपने ऑफिस खोल चुकी हैं और पेमेंट्स वहाँ ले रही हैं। कितने पाकिस्तान के फ्रीलांसर हैं जो पाकिस्तान में पैसा लाते नहीं है और बाहर ही रख लेते हैं। अगर सिस्टम के अंदर उनको इस बात का पूरा इत्मीनान हो कि कल को ये हुकूमत नहीं बदलेगी, और इस आपको याद होगा कि इन्होंने तो डॉलर फ्रीज कर लिए थे, उसके बाद कितना अर्सा पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को कितना बड़ा धचका लगा था। ना तो ये सही कैपिटलिज्म चला सकते हैं और ना ही चाइना की तरह वन पार्टी रूल चला सकते हैं। तो फिर अगर आप बीच में रहेंगे, सियासी निज़ाम डिलीवरी नहीं करेगा भारत की तरह, कम से कम वहाँ इंतजार तो आसानी से मुंतकिल हो जाता है। और पीछे फिर जाहिर है कंट्रोल की पॉलिसीज भी नहीं है, वहाँ पे उन्होंने बहुत लिबरलाइज किया है। हमारे यहाँ तो अभी रेगुलेशंस इतने हैं। फिर FBR सबसे बड़ा, अगर आप मुझसे पूछे तो FBR इस वक्त सबसे बड़ा सरमायाकारी की राह में रुकावट है। अभी कल मुझे एक चाइनीज फर्म ने बताया कि वो वहाँ पे एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेने पहुंचे तो उन्हें कहा पहले 500 मिलियन जमा करवाएं। उन्होंने कहा जब हम पे टैक्स नहीं लगता तो हम 500 मिलियन क्यों आपको एडवांस दें? उन्होंने कहा जी इसके बगैर तो एग्जम्पशन ही मिलेगा। उस चाइनीज ने वहाँ लिख कर गया है उनकी किताब पे कि ये FBR दरअसल इन्वेस्टमेंट की राह में सबसे बड़ा किलर है, और वो उसने कहा कि मैं जाके इसकी शिकायत जो है एम्बेसी में भी करूंगा। तो ये तो मैं उन सरमायाकारों की आपको बात बता रहा हूँ जो हमारे बरादर चाइनीज मुल्क से और जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उनको अगर इस तरह की दुश्वारियां पेश आती हैं तो बाकियों का जिक्र ही क्या हम करें। तो हम ऐसा माहौल ही पैदा नहीं कर सके, वो इकोसिस्टम ही नहीं बना सके जिससे सरमायाकारी हो। डॉक्टर साहब एक बात सुनिए, काजी साहब अब 2-3 सवाल यहाँ आपसे पूछने वाले हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ चाइना के साथ ही नहीं हो रहा, लोकल भी कोई अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए 32 महकमे हैं कि जो उसको रोकने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जब ईज़ ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे?
मैं आपको एक वाक़या याद दिलाता हूँ। बाजवा साहब तब बड़े शौकीन थे सहाफ़ियों को बुलाने के। मैं नाम नहीं लेता उस शख्सियत का, लेकिन वो बड़ी अहम शख्सियत थी। उन्होंने कहा कि मुझे इटली के जो वेस्पा बनाने वाले हैं उसके एक डिप्लोमेट ने शिकायत की आके कि जी, मैंने कहा कि हमने यहाँ फैक्ट्री लगानी है, तो आपके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ कि जनाब मेरा कट कितना होगा। बिल्कुल। बात ये है कि आप एक जगह ये जो कल्चर बन गया, मिसाल के तौर पे आप किसी महकमे में चले जाएं, FBR में चले जाएं, LDA में चले जाएं, कहीं चले जाएं, वहाँ तय होता है। मैंने एक बहुत बड़े ठेकेदार से बात की, एक मेरे साथ दोस्त, उनके पास मुझे ले गए। मैंने कहा यार सच्ची बताएं, जो 100 रुपया रियासत रिलीज़ करती है, मेरा PhD ज़मीन पे कितना खर्च होता है? उन्हें कहना देखो ना जी 30% तो ऊपर देना पड़ता है। ये मैं बिल्कुल, मैं कहा 30 अगर आप ऊपर देंगे तो 40 अपने पास रखेंगे ना, नीचे 10 लग जाए, 20 लग जाए, तो ये कल्चर जिस वक्त तक ख़त्म नहीं होता, ये लालच का, ये जो इसके निज़ाम के अंदर इनग्रेंड है, वो ख़त्म नहीं होता, जो कि मुझे लगता नहीं है ख़त्म हो, क्योंकि वही लोग बार बार वही जो उन्होंने माल बनाए होते हैं वही दोबारा आ जाते हैं, फिर वो एक कल्चर बन गया। ये तस्वुर मुल्क में ख़त्म हो गया है। लोग कहते हैं, मैं कहूँ ना डॉक्टर साहब बड़े दयानदार आदमी है, तो कहते अच्छा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट गया है, यानी जिस किस्म फ्रेजियोलॉजी आ गई है, तो ये कल्चर बन गया है जो कि इस निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक लेकिन काजी साहब कैसा निज़ाम, डॉक्टर साहब की आपने बात नहीं सुनी, वो कहते हैं या ना ये डिक्टेटरशिप चला सकते हैं ना ही जमहूरियत चला सकते हैं। तो देख रहे हैं इनकी निजी अब है क्या, जाएँ ज़रा देखें ना, हम लाहौर शहर है, लाहौर शहर में ज़रा आप, मैं नाम नहीं लेता, खूबसूरत आबादियों का जजीरे देखें, उसके इर्द गिर्द ज़िंदगी देखें और वो ज़िल्लत देखें, ये हवा देखें और बाहर निकल कर देखें हमने क्या अपनी अशर और हुलिया बना लिया। ये क्यों है? उसकी वजह आप तो ये भी नहीं बच सकते, समाग इनको भी सूंघनी पड़ती है, इस तबके को सूंघनी पड़ती है। बात यह है कि ये शुरू से आखिर तक की है। यहाँ पे आप गए हैं ना, किसी महकमे में गए हैं तो तय होता है कि जनाब फाइल क्या कहा था अपना मलिक रियाज से बड़ा सरमायादार कौन है पाकिस्तान का? उन्होंने कहा मैं फाइलों को नीचे पहिए लगाता हूँ, तो ये पहिए क्या है? और हमने सुन लिया, हमें ना शर्म आई इस बात की, ना हमने तहकीक की, और भाई किड़ा पहिया लाया और किनू रिश्वत दी या किनू नहीं दी, किसी ने पूछा ना वो। सो दिस हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ। बट मैं एक बात कर दूँ, एक क्वालिटेटिव चेंज आती है। जिस तरह क्वालिटेटिव चेंज आपने श्रीलंका में देखी, जिस तरह आपने बांग्लादेश में देखी, रिसेंटली इंडोनेशिया में देखी, कीनिया में आपने देखा कि उन्होंने पार्लिमान का क्या हाल किया था। सो आई थिंक कि कुछ होश के नाखन अगर हम कर लें, और कुछ भली बुली, आम आदमी क्या कहते हैं, वो कहता है कि मैंने मलिक रियाज बना दो, वो तो कहते 3 टाइम की रोटी दे दो यार तो मैं खुश हूँ। हम वो देने को भी अब तैयार नहीं है। तो आई थिंक वी आर प्लेइंग विद फायर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आखिरी मिनट है, सिर्फ जल्दी से बता दें कि हुकूमत ने ये खबर है कि फैसला किया है कि IMF से रजू किया जाएगा कि प्रॉपर्टी टैक्स में कमी की जाए। आप क्या समझते हैं, इजाज़त मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आप किसी किस्म की राय देने की तो बात ही नहीं करते। वो तो कहते हैं कि आप अपना सिस्टम और बेहतर करें, क्योंकि आप बहुत कम ले रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स। जो बड़े बड़े हाउसेज हैं उसमें तो आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगा ही नहीं हुआ। अब जो भी हम थोड़ी बहुत अगर ऐसी बात करें भी मराद की, तो IMF बिल्कुल इस बारे में किसी किस्म की कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं होगा। और सच्ची बात भी यही है कि अगर देखा जाए तो हमारा जो सूबाई निज़ाम भी है टैक्सों का, वो भी उस तरह ही ख़राब है जितना कि हमारा वफाकी निज़ाम ठीक है। जब हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते, चाहे IMF हमें 24 दफ़ा कह चुका है, और वो फिर हमें पैसे क्यों दे देते हैं, वो भी हमको पता है कि वो उनके भी यहाँ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अभी भी है। जिस दिन वो बिल्कुल ख़त्म हो गए तो वो फिर बिल्कुल नहीं हमें देंगे। मगर ताहाल पाकिस्तान का काम इस तरह चलता रहेगा, और थोड़ा बहुत वेवर अमेरिका के कहने पर फिर IMF दे भी देगा। तो पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर इस वक्त अपनी मकामी जो लोग हैं, जो सरमायाकार है, बहुत पैसा है पाकिस्तान में भी, अगर उसको सही सहूलत दे दे, ये जो अभी काई साहब ने बातें बताई हैं और हम भी जिस पे जिक्र करते रहते हैं, अगर इस सिस्टम को बेहतर कर ले तो यहाँ से ही बहुत सरमायाकारी आ सकती है। मगर पाकिस्तान अगर सिस्टम को बेहतर कर ले और हुकूमत मुकामी सरमाया सहूलतें दे दें तो यहाँ पे भी सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सईद काजी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।